अंधेरा रात में, खूब अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ पर आज आप संगीत सुन रहे हैं, तब आप तोप के गोले सुनते थे, तब आप गोलियों की आवाज सुनते थे। बिना किसी वार्निंग के 120 तोपें गरजना शुरू करती हैं और आकाश बिल्कुल लाल हो जाता है और आप तोप के गोले को उड़ता हुआ देखते हैं। स्लैम धाम धाम धाम। So it's slamming not just this tolling top, it's slamming their enemy position पीछे, कि अंदर जब मिट्टी जाती थी ना उस ठंड में 8 डिग्री 9 डिग्री तापमान में, तो ऐसी ठंड लगती थी और आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। आप बस भगवान का नाम लेके रात भर कि आज की रात निकल जाए, कल सुबह देखेंगे। लेकिन ऐसे में इन्होंने ये ऑपरेशन अंजाम दिया, ये जानते हुए कि हम पहले 5 जवान मारे जाएंगे, दूसरे 5 जवान जो ऊपर जा रहे हैं वो घायल हो जाएंगे, लेकिन उनकी बॉडीज पर तीसरे जो 5 जवान आ जाएंगे वो उन पर अटैक करेंगे और जो चौथे जवान आएंगे वो जाकर फिर असल लड़ाई लड़ेंगे। अबे शेरशाह भाग जा, तेरे को मार देंगे, पाकिस्तानी कह रहे थे। मुसलमान ट्रूप्स जब एडवांस कर रहे थे, ये अल्लाह अकबर के नारे के साथ चढ़ रहे थे, पाकिस्तानियों ने सोचा उनके बंदे आ रहे हैं, उन्होंने बकायदा रस्सी डाल के उनकी मदद की ऊपर आने में, और जब ऊपर पहुंचे तो देखा ये तो इंडियन सोल्जर्स हैं। 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर नंबर 1 को स्टिंगर मारा। उस हेलीकॉप्टर में जैसे हमको ये नहीं मालूम स्टिंगर मारा है, हमने बस ये देखा कि हम जिस हेलीकॉप्टर में बैठे वो शुक से ऐसे नीचे गिरा, फिर ऊपर आया और बस टर्न करके वो आके लैंड कर गया। उन्होंने बोला बॉस यू सर्वाइव्ड बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। उन्होंने स्टिंगर मारा और तुम लोग सभी मरने वाले थे। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश जिसका नाम है 25 साल विजय के। इस खास पेशकश में हम आपके साथ उन स्मृतियों को बांट रहे हैं जो कारगिल विजय से जुड़ी हुई हैं। स्मृतियां सैनिकों की, स्मृतियां परिवारों की, स्मृतियां उन सिविलियंस की जिन्होंने इस लड़ाई में कंधे से कंधा लड़ा करके सेना का साथ दिया, और स्मृतियां उन पत्रकारों की भी जिन्होंने उस लड़ाई को 25 साल पहले कवर किया था। हमारे साथ गौरव सावंत हैं, आज ये मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिया टुडे टेलीविजन के। लेकिन 99 में सर आपने किस यू वर अ कब रिपोर्टर, क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ, मतलब 5 वर्ष हुए थे मुझे पत्रकारिता में। 99 में 94 में मैंने पत्रकारिता शुरू की, तो 99 में आई वाज अ यंग रिपोर्टर वर्किंग विद द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ओके, तो सर पहला सवाल तो मेरा यही है कि 25 साल पहले आपने इन्हीं पीक्स पे जो लड़ाई हो रही थी उसको कवर किया, और आज आप जो सिल्वर जुबली है ऑपरेशन विजय की उसमें आप आए हैं, इसको भी कवर कर रहे हैं। कैसी फीलिंग आ रही है? विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब 25 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब यहाँ पर आज आप संगीत सुन रहे हैं, आज आप ये बैंड सुन रहे हैं, तब आप तोप के गोले सुनते थे, तब आप गोलियों की आवाज़ सुनते थे। और मैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस पहले कवर कर चुका हूं, तो काउंटर टेरर ऑपरेशंस में आप इंटेंस गन फायर सुनते हैं, मतलब AK-47 का पूरा बर्स्ट सुन रहे हैं, कभी आप मशीन गन भी सुन लेते हैं, आप कभी ग्रेनेड बर्स्ट भी सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिए, तोप के गोले आप सुन रहे थे और आप देख रहे थे वो आग के गोले पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, और मतलब धरती हिलती थी जब वो आग के गोले यहाँ पहाड़ियों में गिरते थे या फिर हाईवे पर गाड़ियों पर गिरते थे। हमारी गाड़ी स्प्लिंटर उस पे लगे तोप के गोलों के। हमने जो पहली रात द्रास में बिताई थी वो बिल्कुल यही द्रास पुलिस स्टेशन जो है ना, उसमें एक बंकर है। उस बंकर में SHO के साथ 3 पुलिसकर्मी और मैं और मेरे कुछ जो पत्रकार मित्र, हम लोग उसी बंकर में रात भर बैठे थे। और वो कच्चा बंकर था, नॉट अ कंक्रीट बंकर, बस जल्दी से मिट्टी खोद के ऊपर टिन लगा के ऊपर पत्थर लगा दिए कि रात भर जब बम गिरता था तो पूरी मिट्टी और हाड़ कपाने वाली सर्दी। हम लोग यहाँ पहुंच गए थे 22-23 मई को। ऑपरेशन विजय 26 मई को डिक्लेयर हुआ था। मैं 22-23 मई की बात आपको बता रहा हूँ कि अंदर जब मिट्टी जाती थी ना उस ठंड में, हाड़ मतलब 8 डिग्री 9 डिग्री तापमान में, तो ऐसी ठंड लगती थी और आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। आप बस भगवान का नाम लेके रात भर कि आज की रात निकल जाए, कल सुबह देखेंगे। सर हम फिलहाल अभी कारगिल वॉर मेमोरियल में हैं और यहाँ पे जिन हीरोज़ के बस्ट्स लगे हैं, हम उनकी भी स्टोरीज आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ को आप पर्सनली जानते थे और कुछ से जुड़ी कहानी आपके पास में। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि आप एक बंकर में आपने कुछ रातें गुजारी और शेलिंग होती थी, ठंड को, मिट्टी को आप झेल रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा हुआ कि जो प्रेस थी, जो सोनमर्ग में बैरिकेडिंग थी आर्मी की, उससे आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो जब आप लोग बैरिकेड पे आपने कई दिन बिताए, तो उस टाइम आपको किस तरह की चीजें सुनने को मिलती थी कि क्या हो रहा था कारगिल में?
तो मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने बैरिकेड पर एक भी रात नहीं अच्छा। बिताई और एक भी दिन नहीं, क्योंकि ऑपरेशन विजय शुरू होने के बाद बैरिकेडिंग शुरू Okay. हुई थी। 26 मई को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था और उससे पहले हम यहाँ पहुंच चुके थे। श्रीनगर की एक लोकल टैक्सी में आए थे जिसको यहाँ किसी ने रोका भी नहीं। यहाँ जब हम पहुंचे थे और हमारा टैक्सी ड्राइवर अगले दिन वापस भी चला गया, क्योंकि जब उसकी गाड़ी डैमेज हुई वो वापस चला गया। तो हम एक ट्रक में लिफ्ट लेकर कारगिल पहुंचे। वहां फिर कारगिल ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह से मुलाकात की, वो काक्सर में थे उस समय। उनसे मुलाकात की, कारगिल ब्रिगेड में अधिकारियों से बात की, कारगिल में सिविलियन से बात की जो वो इलाका छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। द्रास बिल्कुल खाली हो चुका था। तो द्रास के लोग भी यहाँ सांकू और मिंजी जो सिविलियन गांव है कारगिल से भी बहुत आगे, वहां पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर उस समय रहना, मतलब आप सोचिए, आपको किसी दिन नमकीन पराठा और मैगी मिल जाता था तो आप अपने आप को बहुत लकी समझते थे। और यहाँ आने से पहले दिल्ली में आपने किस तरह की चीजें सुनी थी अबाउट द्रास? तो मैं द्रास और कारगिल एक बच्चे के रूप में भी आ चुका हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे, तो वो यहाँ पे 2-3 कमेंट्रीज के लिए आ चुके थे, 2-3 टीडीज पर टेम्पररी ड्यूटीज पे आ चुके थे। तो यू नो आर्मी बैकग्राउंड। 26 जनवरी को जो आवाज हम सुनते रहे इस साल से पहले तक के, वो सर के फादर की आवाज थी। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट दिस ईयर। तो उस वास्ते से आपका आना यहाँ पे होता रहा। हाँ, तो मैं द्रास में भी बच्चे के रूप में रह चुका हूँ, मैं कारगिल में भी बच्चे के रूप में रह चुका हूँ और लेह में भी एक फौजी बच्चे के रूप में, जैसा आप भी उसी बैकग्राउंड से हैं आप। तो जब मैं यहाँ आने से पहले मुझे क्या क्या मालूम था, 9 मई को एम्यूनिशन डंप कारगिल का वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। 14 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का पेट्रोल मिसिंग हो चुका था, एम्बुश हो चुका था, मिसिंग था। उस समय जानकारी केवल मिसिंग की थी। उसके बाद अमोल कालिया का बटालिक में एक लापता था पेट्रोल। तो 2 पेट्रोल लापता, भारी बमबारी हो रही है, कारगिल का एम्यूनिशन डंप डिस्ट्रॉयड। तो मेरे जो संपादक थे इंडियन एक्सप्रेस में, शेखर गुप्ता जी, वो डिफेंस की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, ही इज एन अथॉरिटी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कारगिल अभी जाओ, कुछ हो रहा है, एंड स्पेंड अ वीक 10 days एंड देन रिपोर्ट फ्रॉम देयर। उनका ये था कि थोड़ा अनुभव होगा। मैं क्राइम रिपोर्टर था उससे पहले, डिफेंस की थोड़ी थोड़ी स्टोरीज करता था। उस तरह की स्टोरीज मैंने की थी, जैसे एडमिरल भागवत जब नेवी चीफ के रूप में उनको हटाया गया, वो भी दिसंबर 1998 को। तो हमारे फुल ड्रेस में चले गए थे राष्ट्रपति भवन। हटवाने के बाद तो किन परिस्थितियों में उनको हटाया गया, तो हमारे जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट उस समय थे मेजर मानवेंद्र सिंह, जो बाद में आर्मी में भी आ गए थे और ही इज अ वेरी गुड डिफेंस एडिटर, तो वो कहीं बाहर थे। तो मुझे भेजा गया कि तुम जाओ एडमिरल भागवत की पूरी कहानी रिपोर्ट करो। एज अ क्राइम रिपोर्ट आप कहीं भी चले जाते हैं, और मैं मिसेस भागवत को जानता था, तो उनसे मैंने बात की, पूरी कहानी पता की। अगले दिन वो केवल एक्सक्लूसिव मेरे पास था, तो वो बीट मेरे को मिल गई एक तरह से कि मानवेंद्र के नीचे यूर एन अंडरस्टडी। और मेरे लिए जस्ट 5 years एक्सपीरियंस, मैं क्राइम रिपोर्टर था और दिल्ली यूनिवर्सिटी का उससे पहले कवर करता है, सडनली कवरिंग डिफेंस, इट वाज अ बिग थिंग। और शेखर सेड यू गो, और हम यहाँ पहुंच गए। कुछ पता तो था नहीं, यहाँ रोज कुछ नया सीखने को मिला। सीखने को भी मिला, आपने लड़ाई को भी देखा, और कई सारे आपके दोस्त बने जो दोस्त बहुत आगे तक के आर्मी में पहुंच गए। कुछ आपके ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने अपना वीर गति को वो प्राप्त हुए, काफ़ी डेकोरेट किया गया उनको पोस्टमसली। ऐसे ही एक हीरो हमारे दाहिने हाथ पे हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन बत्रा से पहली मुलाकात आपको याद है? मतलब वो एक मुलाकात है जो आप कभी नहीं भूल सकते। 13 जैकरिफ, अगर मैं उससे थोड़ा सा आपको पहले उस परिप्रेक्ष्य को बताऊं, शुरू में यहाँ हुआ ऐसा था कि मई के आखिरी हफ्ते की, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, 27 मई को हमारे 2 विमान बटालिक में भी लॉस्ट थे। नचिकेता, जिनसे आप और मैं मिले भी हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, उनको POW बना लिया, और स्क्वाड लीडर अजय आहूजा, वो उनको शूट डाउन हो गया, ही वाज किल्ड इन बैटल। हम लोग उस समय बट यहाँ द्रास में थे। अगले दिन 28 को यही तोलोलिंग पर वो मी-17 गिरा दिया गया। उस समय हम लोग यहाँ 56 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के पास थे। मतलब उस समय यहाँ जो भी फॉर्मेशन फौज यहाँ पर थी, वहां पर हम वहां पर थे। निराशा बहुत ज्यादा थी कि ये हो क्या रहा है, तोप के गोले गिर रहे हैं, रास्ता रुका हुआ बहुत है। डाउन था फौज का, देश का जितने लोग यहाँ थे, यहाँ पे से जो पेट्रोल ऊपर जाता था, ये जो पंद्रास वाला इलाका है, यहाँ से LC को, बिम्बट LC को जो रास्ता जाता है, वहां से बॉडी बैग्स नीचे आ रहे होते थे। हमारे जवान अब ऐसे DMS के बूट्स भी उनके पास ढंग के, जंगल बूट्स, क्योंकि वो तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में थे, जंगल बूट पहन के ऑपरेशंस में जा रहे होते थे। तो उस
उस तरह के ऑपरेशंस में हर तरफ निराशा ही निराशा। और उसके बाद आई मेट द फर्स्ट ऑफिसर आई एक्चुअली मेट वाज कर्नल एमबी रविंद्रनाथ, ही वाज सीओ टू राजरिफ। और वो इत्तेफाक से मुलाकात हुई। देखिए यहाँ हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही पीछे उनका लोकेशन था, यही सड़क थी। यहाँ से हम पैदल एक थोड़ा वो जो जंगली इलाका जैसा आपने देखा है, वो जंगली इलाका पार करते हुए यहाँ आए। और हमने कहा बस सीओ साहब से मिलना है, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना है। तो खाने पर कोई आपको कभी मना नहीं करता फौज में, और लिटरली यहाँ खाने की कोई जगह नहीं थी। जब सिविलियन सब भाग गए, ढाबे सब बंद है, कुछ आपको खाना मिल नहीं रहा है, तो हमको लंगर वो लेकर गए और वहीं पर उनसे मुलाकात हुई। बहुत संभ्रांत अफसर, बहुत पोलाइट, इतनी जंग चल रही है, उनकी इतनी फौज ऊपर लगी हुई है और वो फिर भी हमसे बात कर रहे थे। फिर आई मेट कर्नल खुशहाल ठाकुर, वो सीओ 18 ग्रेनेडियर्स। उनको बहुत सेटबैक्स उस समय हो चुके थे, फ्रॉम हिज 2 नुकसान हुआ था उनके पलटन का, उनकी 2IC को, उनके कंपनी कमांडर्स को, और उसके बावजूद उन्होंने हमसे बात की। और मतलब वो मेरे पिताजी को जानते थे, तो और कर्नल रविंद्रनाथ भी। तो उसकी वजह से उन्होंने बस ये था कि ठीक है फौजी बच्चा है, इसको खाना मिल जाना चाहिए। रहने की कोई जगह नहीं थी। मैं एक रात अपनी गाड़ी में सोया यहाँ पर, तो उन्होंने कहा नहीं यार, विल गिव यू अ स्लीपिंग बैग, यू कम स्टे हियर। आप ही के सामने एक्चुअली ऑपरेशंस भी प्लान हो रहे थे, कोई और जगह तो थी नहीं, कहाँ प्लान करते ऑपरेशंस, वही एक टेंट है, वही उसमें वो रह रहे हैं, वही खा रहे हैं। वहीं इन वीरों से मुलाकात हुई। अब उस समय तो मालूम नहीं था, मतलब उस समय जैसे आज आप 100 अफसरों से मिले, उस समय आप 100 अफसरों से मिले। बाद में उनकी वीरता जब उनके बारे में पता चला, जैसे मैं कैप्टन विक्रम बत्रा की बताता हूँ, ये 5140 का ऑपरेशन कर चुके थे। मैं तोलोलिंग की कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि तोलोलिंग की कहानी देश को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर तोलोलिंग के बारे में आपको बताऊं तो पहले 18 ग्रेनेडियर्स ने ऑपरेशंस किए, फिर उनको थोड़ा डी-इंडक्ट किया कि अब आप RNR कीजिए थोड़ा सा, टू राजरिफ को अभी अपॉर्चुनिटी देते हैं। फर्स्ट वीक जून में, फर्स्ट वीक जून तक आर्टिलरी भी और आने लगी थी। तो इसी सड़क पे जहां इस समय तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स और कैफेज खुल रहे हैं, और ये देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज सिविलियन लाइफ कितनी अच्छी है। उस समय ये गन पोजीशंस थी। तो ये जो 155 मिलीमीटर तोप ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, 155 mm हाउइट्जर बोफोर्स की, ये आने लगी थी। फिर 105 mm फील्ड गन और 130 mm एंटी टैंक गन। एंटी टैंक गन को भी यहाँ लेकर आए, काक्सर के पास उसे डिप्लॉय किया। वो डायरेक्ट फायरिंग मोड के लिए इस्तेमाल हो रही थी। फील्ड गन डायरेक्ट फायरिंग प्लस पैराबोला। बोफोर्स का पहली बार इस्तेमाल हुआ डायरेक्ट फायरिंग मोड में। आप ये सोचिए, जब धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, एक तोप नहीं थी पहले यहाँ। इस सड़क पर मतायन से लेकर काक्सर तक 120 तोपें लगी थी, और एक साथ फायर करती थी। अब आप उसका अंदाजा लगाइए। अभी आप संगीत सुन रहे हैं, इतनी लाइट देख रहे हैं, खूब अंधेरा रात में, खूब अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि दुश्मन तो तोलोलिंग के ऊपर बैठा है। आप लाइट ऑन करेंगे, वो बम गोला मारेगा। तो आप अंधेरे में गाड़ी चलाते थे, अंधेरे में जाते थे, हाँ, खूब अंधेरा, और एकाएक 120 तोपें गरजना शुरू करती हैं बिना किसी वार्निंग के, और आकाश बिल्कुल लाल हो जाता है। और आप तोप के गोले को उड़ता हुआ देखते हैं, ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, एंड स्लैम धैम धैम धैम। सो इट्स स्लैमिंग नॉट जस्ट दिस तोलोलिंग टॉप, इट्स स्लैमिंग देयर एनिमी पोजीशन पीछे, एंड इट्स स्लैमिंग देम अक्रॉस जो पाकिस्तान की गन पोजीशन है, सप्लाई लाइंस और गन पोजीशन, सब एक साथ टारगेट हो रही हैं, एक के बाद एक। और उसके बाद मेजर विवेक गुप्ता और उनकी जो पूरी टीम चढ़ी है, मतलब ये इतना जबरदस्त टू राजरिफ का ऑपरेशन था। उस समय तो आई थिंक कैप्टन मोहित सक्सेना, जो मतलब वीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना है, उनको ब्रिगेडियर के रूप में देखा है। आई हैव सीन हिम एज अ यंग ऑफिसर। और मतलब आप सोचिए ना, जो जैसे हमारे दफ्तर में यंग बॉयज फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ करेज, मेजर विवेक गुप्ता हालांकि सीनियर थे, लेकिन आई मीन कंपनी कमांडर, लेकिन आप ये सोचिए, उन्होंने अपनी कंपनी को बोला कि गुप्ता आज या तो तोलोलिंग पर तिरंगा फहराएगा या तिरंगे में लिपट कर आएगा। ये वो जुनून था। और आप ये सोचिए, पाकिस्तानी इस चोटी पर बैठे हैं, दो आगे उनकी मशीन गन्स ऐसे लगी है, तो चोटी पर पहुंचने से पहले आपको उन मशीन गन्स को टारगेट करना है। उससे पहले उनके जो नीचे जवान पाकिस्तानी सिपाही बैठे हैं, वो बस पत्थर नीचे फेंक कर आपको डाउन कर देते हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये ऑपरेशन अंजाम दिया, ये जानते हुए कि हम पहले 5 जवान मारे जाएंगे, हाँ, दूसरे 5 जवान जो ऊपर जा रहे हैं वो घायल हो जाएंगे, लेकिन उनकी बॉडीज पर तीसरे जो 5 जवान आ जाएंगे वो उन पर अटैक करेंगे, और जो चौथे जवान आएंगे वो जाकर फिर असल लड़ाई लड़ेंगे। ये उनकी ट्रेनिंग और टैक्टिक्स थी, और ये जुनून और ये जज्बा था। और क्योंकि मैं उस कैंप में बैठता था उन लोगों के साथ,
तो आरटी पर क्या बात आ रही है, लाइन फोन पर क्या बात आ रही है, मेरे को सब सुनाई देता था और सब शेयर करते थे। तो जब 12 जून की रात 120 तोपें गरजी, मैंने वो रिपोर्ट किया। 13 जून की सवेरे जो पहली विजय हुई, तो उसकी खुशी भी थी और वीरों को होने का गम भी था, वो भी रिपोर्ट किया। और उसके बाद आया परिवर्तन, क्योंकि फिर 2 राजरफ को बोला नाउ यू रिलैक्स, 13 जैकरफ को लेकर आए। 13 जैकरफ खतरा थे। अब मैं आपको उनकी बात बताता हूँ कि उनसे कैसे मुलाकात हुई। तो उस समय जब ऑपरेशन हो रहा था, वो लोग थोड़ा हटकर मशको घाटी के इलाके में थे। वहां पर हम लोग को जाने की इजाजत नहीं थी, वहां चेक पॉइंट था। तो एक दिन हम लोग लोकल पोर्टर्स जा रहे थे, तो मैं पोर्टर्स के साथ बैठ गया उनकी गाड़ी में और उन्हीं के साथ चला गया। अच्छा, पोर्टर्स तो फौज को उसकी बहुत जरूरत थी, तो किसी को भी जाने देते थे, लेकिन वहां जाके आगे के चेक पॉइंट पर उन्होंने चेक किया कि नहीं, ये तो पोर्टर नहीं है, यहाँ का लगता भी नहीं है। तो जब बात हुई तो मैंने बोला मैं गौरव सावंत हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार से हूँ। तो उन्होंने बोला सीओ साहब के पास लेके जाएंगे। सीओ साहब के पास गए, वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ऑफिशिएटिंग सीओ थे उस समय। वो उन्होंने इतने प्यार से बात की, वो मेरी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे थे, वो रिपोर्ट्स के बारे में जानते भी थे, तो उन्होंने सबसे पहले खाना खिलाया वो, एंड दैट रियली वार्म्ड योर हार्ट। और फिर ऑपरेशंस के बारे में बताया। हालांकि 5140 के बारे में मुझे उस समय नहीं पता था। देन आई केम बैक, जब 5140 की जीत हुई ना, तब जनरल मलिक आए यहाँ पर, आर्मी चीफ। और इफ आई रिमेंबर द डेट्स करेक्टली, ड्यूरिंग द वॉर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी की पिपिंग हुई और वो फुल कर्नल, और जनरल मलिक ने खुद उनको फुल कर्नल की रैंक पहनाई। मैं फिर गया इंटरव्यू करने, तब विक्रम बत्रा 5140 की जीत के बाद नीचे आए हुए थे। हाँ, वो और मेजर जामवाल, तो दोनों को 2 अलग अलग स्पर्स से अटैक करना था एक ही पोस्ट को। और एक का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जनरल जोशी ने मुझे बताया था ओ या एक को बोलना था, ये दिल मांगे मोर। हाँ, जामवाल को ये दिल मांगे, वो ओ या बोलना था, और इनको ये दिल मांगे मोर बोलना था। लेकिन उसके पहले जो लड़ाई हुई थी वायरलेस पे, अबे शेरशाह भाग जा, तेरे को मार देंगे, पाकिस्तानी कह रहे थे। और ये भी वही उसी तरह की गालियां देके कि तुमको भी मारूंगा, तुम्हारे बाप को भी मारूंगा, एंड ऑल दैट स्टफ, व्हाटएवर, यू नो, दैट जोश ऑफ फौज। वो पूरा वायरलेस यहाँ कम्युनिकेशन वायरल हो रखा था फौजी सर्कल्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री मोबाइल फोन एरा। यहाँ पर मोबाइल फोन कुछ नहीं चलता था, तो लेकिन फौजी सर्कल में लंगर गप्पे वायरल थी। तो मैं उनके पास फिर गया, ही सेड उसी से पूछ ले। एंड दैट वाज द टाइम मेरा इरिडियम सैटेलाइट फोन आ गया था। और उसकी भी अलग कहानी है। वो प्रधानमंत्री ने अच्छा, मेरे पैसे खत्म हो गए थे, तो मैंने शेखर गुप्ता अपने संपादक को बोला मेरे पैसे खत्म हो गए, नाउ आई नीड टू कम बैक। ही सेड नहीं, आई एम सेंडिंग यू मनी, यू डूइंग अ गुड जॉब, यू स्टे देयर। तो ऐसे ठीक है, लेकिन आएंगे कैसे पैसे? पत्रकारों को रोक दिया था। अब मैं और 4-5 और एक हेमा शुक्ला करके थी एसोसिएटेड प्रेस की, वो बहुत वीर महिला रिपोर्टर थी। वो वही थी यहाँ उस समय युद्ध के मैदान में, क्योंकि हम नीचे नहीं जा सकते थे। संकर्षण ठाकुर टेलीग्राफ के लिए लिखते थे, और नीलेश मिश्रा उस समय थे यहाँ पर, जो बाद में वो लेखक बन गए। तो नीलेश, हम सब एक साथ रहते थे, एक साथ ट्रैवल करते थे, एक ही साथ, मतलब बंकरों में भी कई रातें हम सब ने एक साथ बिताई, क्योंकि हम केवल वही 5 पत्रकार यहाँ थे। तो उन लोगों के साथ हम लोग ट्रैवल करते थे। कभी इनको कुछ जानकारी मिली तो मुझे मिली, कभी मुझको कुछ मिली तो उनको मिली, इस तरह से साझा करके, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री आ रहे थे यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी, और फारूक अब्दुल्ला उनके साथ आ रहे थे, और जनरल मलिक आ रहे थे। तो मतलब ये थोड़ा हमारी पर्सनल थिंग कि आर्मी मेरे लिए पैसे लेकर आई। शेखर गुप्ता ने अपने फ्रेंड को वहां दिए, उन्होंने वहां दिए, तो वहां से पैसे आए। वही कारगिल हेलीपैड पर वाजपेयी जी आके पत्रकारों से मिल भी रहे थे, तो मैंने भी उनसे बात की। और फारूक अब्दुल्ला ने बोला अच्छी स्टोरीज किया करो, मुराल नहीं गिराया करो। ऐसे दिया सर, एब्सोल्युटली, और ऐसे ही होगा। और फिर इरिडियम फोन मेरे को दिया गया, और वो इरिडियम फोन ना एक तरह से मेरा लाइसेंस था, क्योंकि यहाँ खबर फैल गई गौरव सावंत के पास इरिडियम है, और कई लोग मुझे जानते थे। मुझे चार्ज करना पड़ता था वो इरिडियम फोन, तो हर पलटन के पास मैं जाता था, अपना फोन चार्ज करता था। और उनके अफसर, जेसीओ, जवान, जिसको परिवार से बात करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं। अगर था तो मतलब मेरे एडिटर्स पे रहा होगा, मेरे को तो उसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं। उसमें यह था कि इंडिया टू इंडिया कॉल हुई है, इंडिया टू इंडिया कौन कहाँ किससे क्या बात कर रहा है, आई हैड नो प्रॉब्लम। और उससे
वो अपने दिल की बात खोलकर अपने परिवारों से करते थे, मैं वहीं बैठा रहता था, वैसे ही वो दिल खोल के मुझसे बात करते थे। ऐसे ही 2 ढाई महीने निकल गए। जब तोपखाने के बारे में मैं आपको बताऊं तो आर्टिलरी क्योंकि सड़क पर थी, कई आर्टिलरी के इतने अच्छे अफसर थे, इंक्लूडिंग ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह हु वाज देन सीआरटी। मतलब उस समय तो मैं उनसे बहुत डरता था क्योंकि 2-3 बार उन्होंने कहा गेट आउट ऑफ हियर, यू डोंट हैव टू बी हियर, वी डोंट वांट जर्नलिस्ट हियर। लेकिन बाद में इतने प्यार से आर्टिलरी कैसे फायर करती है, हीर राउंड क्या होता है, मतलब एक सिविलियन को जिसने कभी उस तरह की चीजें नहीं देखी, हाई एक्सप्लोसिव एक्सटेंडेड रेंज क्या होता है, कितनी दूर तक बोफोर्स का तोप का गोला जाता है, कितनी दूर तक 105 मिलीमीटर का जाता है, 130 मिलीमीटर का जाता है, बॉम्बलेट्स कितने होते हैं एक तोप के गोले में, ये सारी जानकारी मुझे इत्तेफाक से इन्हीं लोगों से पता चली। और फिर लोग कहते थे कि रिपोर्ट्स इन डेप्थ लगती थी, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो सेना का पूरा कंट्रीब्यूशन था, वो बताते थे, मैं लिख देता था। कैप्टन बत्रा ने भी आपके फोन को यूज किया था कभी? हाँ, ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। तो मेरा फोन बटालियन में ऐसे सर्कुलेट करता था। कैप्टन विक्रम बत्रा की एक बहुत परम मित्र थी, जो सबके सामने वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे, और बहुत इमोशनल वो कहानी है और बहुत पर्सनल उनकी वो कहानी है। तो वो एक फिक्स डे फिक्स टाइम फोन कॉल करने की कोशिश किया करते थे, और वो रिसीव भी कर सके वहाँ। हाँ, तो उसमें मेरा इरिडियम उसकी एक भूमिका थी। तो कि वो यूनिट के कई अधिकारी उसका इस्तेमाल करते थे, और न केवल उस यूनिट के, कई और यूनिट्स के अधिकारी, अफसर जैसे जवान वो इरिडियम का इस्तेमाल करते थे, और उस अच्छे मैसेजेस को पहुंचाने में उस इरिडियम की कुछ भूमिका भी रही। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रूप मोराल का सीधा सीधा संबंध होता है कि जवान कैसा फील कर रहे हैं ऑफिस। एक उसकी बात भी थी, एक हम लोगों ने रिपोर्ट फाइल की थी कि यहाँ पीसीओज में कितनी लंबी लाइन लगती है, और एक जवान से मेरी मुलाकात, अगेन मैंने जो कहानी सुनी कि वो अपने घर बात करना चाहता था, लेकिन 6 घंटे लाइन में वेट किया, लेकिन फिर ऑपरेशन का टाइम हो गया तो चला गया, और उस ऑपरेशन के लिए चला गया, एंड ही कुड नॉट स्पीक टू हिज फैमिली वन लास्ट टाइम। तो ये जब मैंने कहानी की तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टेलीकॉम मिनिस्टर को आदेश दिया कि वहां पर 100 लाइनें एक्स्ट्रा दी जाए सोल्जर्स को। तो कारगिल, द्रास, बटालिक, सियाचिन, तुर्तुक सेक्टर, एडिशनल लाइन्स वर प्रोवाइडेड टू एवरी बटालियन टू मेक अनलिमिटेड कॉल्स होम सो दैट दे कैन बी इन टच विद देयर फैमिलीज। कैप्टन बत्रा के बारे में हमने बात की। कैप्टन लेफ्टिनेंट पांडे, वेरी यंग मैन, वेरी वेरी यंग। मैं उनसे पर्सनली तो नहीं मिला क्योंकि बटालिक हम लोगों को जाने का मौका बहुत कम मिल पाता था। काफी आगे है यहाँ से। हम जाना चाहते थे, इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, सेना जाने नहीं देती थी, चेक पॉइंट्स थे, हम छुप छुप कर जाते थे। वो जो 5 आर्यन विलेजेस हैं, कभी उन विलेजर्स के साथ जाके, वो जो दाहा, गारखुन, वो सारे गांव है वहां पर, ब्यामा, तो लोकल विलेजर्स के साथ जाते थे। वहां पर हम फिर भी घना चौक में जो उनका अटैक हेडक्वार्टर्स था वहां पहुंचे, तो जो वहां गोरखा राइफल्स के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे मनोज पांडे की कहानी भी सुनाई थी कि किस तरह से अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही वेंट फॉर एन ऑपरेशन दैट ही वाजंट टेक्निकली, ही कुड हैव फॉलन बैक। अगर वो चाहते ही कुड हैव फॉलन बैक, बट ही सेड अगर मैं नहीं तो कोई और जाएगा, तो उसको अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देना होगा। तो ही लेड दैट ऑपरेशन, ही वेंट फॉर दैट एंड ही वेंट फॉर द किल। 3 पंजाब वाज द होल्डिंग बटालियन। जैसे 16 ग्रेनेडियर्स यहाँ की होल्डिंग बटालियन थी, 4 जाट काक्सर की होल्डिंग बटालियन थी, और 3 पंजाब वहां की होल्डिंग बटालियन थी। वो अपने होल्डिंग ऑपरेशंस कर रहे थे। एक कैप्टन पुरोहित थे, उनको शायद इफ आई रिमेंबर करेक्टली सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। अब भी वो सेना के आला अधिकारी हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में, कुछ समय पहले तक। तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस किए। एक जो कहानी मुझे 111 GR की बड़ी दिलचस्प पता चली थी, जो जिसको लेकर बाद में बहुत राजनीति भी हुई, और वो आप कभी गूगल की जगह इंडियन एक्सप्रेस का आर्काइव्स में वो कहानी आपको मिलेगी। 111 GR जुबार पे एक तरफ से अटैक कर रहा था, और 22 ग्रेनेडियर्स दूसरी तरफ से अटैक कर रहा था, और 22 ग्रेनेडियर्स हैज अ मुस्लिम कंपनी आल्सो। तो अच्छा, इत्तेफाक से जब मैं वहां पहुंचा तो 22 ग्रेनेडियर्स की एक टीम रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए नीचे आई हुई थी। वो करीब महीने भर से ऊपर थे, और एक ना नहा पाए थे ना कपड़े बदल पाए थे, तो इंडस नदी के तट पर उस हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी उस ठंडे पानी में नहा रहे थे, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अच्छी तस्वीर भी थी, मैंने वो तस्वीर भी खींची, उनसे बात भी की। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। कहानी उन्होंने मुझे ये सुनाई कि उनका आदर्श वाक्य था अल्लाह अकबर अटैक करते समय। अच्छा, वहां बटालिक में इंडियन आर्मी ने क्या किया, तो
सर, तो हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ खारलूप के बारे में, जिसमें लेफ्टिनेंट पांडे ने अपनी शहादत दी, और जिस तरह से तोलोलिंग इस सेक्टर में एक टर्निंग पॉइंट था, वैसे ही आप अगर तुर्तुक और दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं तो बैटल ऑफ खारलूप से वहाँ पे मतलब हमारा मोरल बूस्ट हुआ। इसके अलावा और कौन कौन से वो पोइग्नेंट मोमेंट्स थे जो आपको याद आते हैं 25 साल पहले से? जैसे जुबार की जो लड़ाई हुई थी ना, जुबार की जो लड़ाई थी वो बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट था। बटालिक में सेना ने बहुत स्मार्टली क्या किया, जो पाकिस्तानी सैनिक हमारे अंदर आ गए थे देश के अंदर और डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ एक तो हाईवे को डोमिनेट कर नहीं सकते थे, वो बस आके कमांडिंग पोजीशन में थे। हमारी सेना सबसे पहले पीछे गई और एलसी से उनको कट ऑफ करने की कोशिश की, तो 3 तरफ से उन्होंने एलसी पर उन्हें कट ऑफ कर दिया था और एक तरफ से उनकी थोड़ी बहुत रसद सामग्री आती थी, लेकिन 3 तरफ जब कट ऑफ हो गए तो उनके पास ना पानी आ रहा है ना खाना आ रहा है। एक ये समस्या, पाकिस्तानी डेस्परेट हो गए थे। एक उनका जिंदा पकड़ लिया गया था, जिंदा उनका सिपाही भारतीय सेना ने 12 NLI का, वो पकड़ा गया, तो उसके इंटरोगेशन से काफी जानकारी मिल गई कि पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं। तीसरा जो बहुत अच्छी चीज हुई वो जब ये 22 ग्रेनेडियर्स के जो मुसलमान ट्रूप्स जब एडवांस कर रहे थे तो 111 GR ने फाइनल असॉल्ट किया और दूसरी तरफ से पीछे की तरफ से ये ट्रूप्स का ये अल्लाह अकबर के नारे के साथ चढ़ रहे थे। पाकिस्तानियों ने सोचा उनके बंदे आ रहे हैं, उन्होंने बाकायदा रस्सी डाल के उनकी मदद की ऊपर आने में, और जब ऊपर पहुंचे तो देखा ये तो इंडियन सोल्जर्स हैं। गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई, उसी गुत्थम गुत्था की लड़ाई का फायदा उठा के जो 111 GR था उनको वो रेस्पाइट मिला, उन्होंने जबरदस्त अटैक किया और पाकिस्तानियों को वहां से हरा दिया और हटा दिया। अब वो जो जीत थी 22 ग्रेनेडियर्स और 111 GR की, दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट इन बटालिक। बटालिक में जो जीत मिली वो कारगिल से पहले, मैं यहाँ द्रास से पहले मिल गई थी। वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया था, वहां पाकिस्तानियों को जिंदा पकड़ना भी शुरू कर दिया था और भूखे मर रहे थे पाकिस्तानी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उन्होंने, आर्मी ने हम लोग को इतना एक्सेस नहीं दिया और रोड हेड से वो काफी दूर थे, तो वहां की कहानियां बाद में पता चलती थी। या जैसे ये कहानी पता चली तो 22 ग्रेनेडियर्स ने तो मुझे बता दिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। इट वाज अ फ्रंट पेज, इसको लेके बहुत राजनीति भी हुई बाद में चल के। वो उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता आजम खान, उन्होंने कहा देखो अखबारों में निकला है कि मुसलमानों ने कारगिल में जीत दिलाई, जबकि जीत तो सबने मिलकर दिलाई थी, लेकिन वो तो इट वाज जस्ट वन पर्टिकुलर स्टोरी। लेकिन वो राजनीति अपार्ट, इट वाज अ फैसिनेटिंग थिंग जस्ट कवरिंग दैट वॉर। जैसे मैं ब्रिगेडियर देविंदर सिंह से जब मिला था, वो पैरा ऑफिसर है और गनर है, तो दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन, इन्फेंट्री अच्छी तरह जानते हैं, आर्टिलरी अच्छी तरह जानते हैं और इन्फेंट्री ब्रिगेड को एक आर्टिलरी अफसर कमांड कर रहा है, तो वहां तोपखाने को भी इस्तेमाल किया गया। और वहां तो क्योंकि वो लोग पाकिस्तानियों को मार रहे थे सरहद के उस पार, उनके बेसिस डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनके रसद सामग्री, वायुसेना ने मंटो ढालों में जाके जो प्रिसिशन बॉम्बिंग की, शुरू में तो हमको बहुत नुकसान हुआ था। 17 या 18 मई, दैट डेट आई क्रॉस चेक, इट वाज एनीवे बिटवीन 17th एंड 21st ऑफ मई। आगरा से हमारा एक कैनबरा उड़ा था और ये पब्लिक नॉलेज नहीं थी। वो कैनबरा इज अ लॉन्ग रेंज, एक मैरिटाइम लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, मैरिटाइम नहीं, रेगुलर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। उसने तस्वीरें खींची बटालिक में, मंटो ढालों में दुश्मनों ने कैंप हमारे सरहद के अंदर बना लिया, वो भी शूट किया, लेकिन तभी उसके कैमरास ने, तभी उन्होंने एक मिसाइल मारी और इसके एक इंजन में आग लग गई। लेकिन कैनबरा में तो 2 इंजन हैं, किसी तरह एक इंजन पर जोजिला पार करके वो श्रीनगर में लैंड कर गया। एक और प्लेन में उसकी सारी तस्वीरें आगरा ले जाई गई, वहां उसको एनालाइज किया गया। तब तो पता चला कि भाई साहब ये पाकिस्तान सेना इतना अंदर घुस आई है, वरना तो लग रहा था मुजाहिदीन सब सीनियर अफसर बोल रहे थे, लेकिन असल में थे पाकिस्तानी रेगुलर्स। वायुसेना ने उसमें मदद की। फिर 27 को जो 2 ऑपरेशन हुए, नचिकेता प्लस वो, और यहाँ पर 28 को तोलोलिंग के ऊपर जो हेलीकॉप्टर गिराया गया, Mi-17, तो उसके बाद वायुसेना ने अपने ऑपरेशंस बदल दिए। दे स्टार्टेड फ्लाइंग मच हायर एंड दे स्टार्टेड यूजिंग 1000 पाउंडर जो डड बॉम्ब्स थे ना, उसमें स्मार्ट किट्स लगाने लगे, लेकिन उसका लेजर डेजिग्नेटर इन्फेंट्री को करना था, स्पेशल फोर्सेस को करना था, या फिर एयरफोर्स भी आके कर रही थी। तो वो जमीन से मतलब उस ऊंचाई तक पहुंचे और उन्होंने डेजिग्नेट किया, लेजर से डेजिग्नेट किया, और फिर वायुसेना के फाइटर्स आए, मिराजेस आए और उन्होंने उसी लेजर पर बम गिराए। इस तरह से 4 जुलाई को टाइगर हिल को डिस्ट्रॉय किया गया एयरफोर्स की तरफ से, और वहां पर मंटो ढालों में पूरा बेस उड़ा दिया। उसमें शायद ऑफिशियल फिगर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उस समय वायुसेना ने मुझे बताया था कि करीब 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सिपाही मारे गए थे और बहुत बड़ी संख्या में उनके रिसोर्सेज जो यहाँ आने थे वो आ ही नहीं पाए रिसोर्सेज। इट वाज अ डिपो साइज डंप, वो बहुत बड़ा डंप उनका था, बहुत सारे ट्रूप्स उनके वहां पे थे। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर असल में
वही लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने मुझे बताया जब मैं दूसरी बार उनके पास गया कि पाकिस्तानी सिपाहियों को तो हम दफना रहे हैं, उनके मुंह में सिर्फ बर्फ है और नमक है और कुछ नहीं है, उनके पास कोई खाना नहीं है, वो सरेंडर करना चाह रहे हैं, उनके पास वो नहीं है और पाकिस्तानी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तब तक ये वाली लड़ाई खत्म हो चुकी थी, टाइगर हिल हो चुका था। टाइगर हिल की कहानी आई टेल यू अनदर टाइम विस्तार से, क्योंकि टाइगर हिल तो फुल एपिसोड इन इटसेल्फ, दैट कन्वर्सेशन वी हैड डिटेल्स ऑफ दैट ऑपरेशन व्हाइल इट वाज बीइंग प्लान्ड, क्योंकि उसी बंकर में वो आदेश दे दिया था कर्नल कुशाल ठाकुर को, ब्रिगेड कमांडर ने, योर ऑपरेशन, यू डू इट, टेल मी योर बैटल प्लान। और 100 तोपे एक साथ उस टाइगर हिल पे बरस रही थी और हम लोग सब ऐसे करके देख रहे थे। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लाया गया कि देखे क्या उसका अचूक वार होता है। वो मैंने जो किताब लिखी है कारगिल पे, डेडलाइन कारगिल, उसका कवर वही MBRL है, करके ना नॉन स्टॉप उसके रॉकेट्स फायर कर रहे हैं और उस पहाड़ पे लग रहे हैं। कितना डैमेज हुआ दैट्स डिबेटेबल, लेकिन वो पाकिस्तान का मोराल तो गिरा कि भारत तोपखाना भी इस्तेमाल कर रहा है, हटा भी रहा है, दुनिया का वर्ल्ड प्रेस भी देख रहा है, वायुसेना का भी इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। तो फिर मुशर्रफ ने जाके नवाज शरीफ को बोला भैया सीज फायर करा दो। जनरल मलिक का मैंने एक इंटरव्यू किया था, द ओनली इंटरव्यू जनरल मलिक गेव आफ्टर कारगिल वॉर फॉर माई बुक डेडलाइन कारगिल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके मन में एक बस संशय था कि कहीं वाजपेयी जी मान ना जाए सीज फायर। सरताज अजीज भारत आके बात कर रहे थे, बैक चैनल टॉक्स शुरू हो गई थी, दोनों देशों ने इंटरलोक्यूटर्स लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि सीज फायर ना हो जाए और उन्होंने आर्मी को आदेश दिया बॉस सीज फायर से पहले जितना रिकवर कर सको रिकवर करो। तो PM को भी बोल दिया कि प्लीज डोंट डू अ सीज फायर, और नहीं हुआ, मतलब हुआ भारत की शर्तों पर, दैट वी वर एबल टू रेस्टोर मोस्ट ऑफ LOC बाय आई थिंक 14th और 15th ऑफ जुलाई। 11 या 12 को ऑफिशियली डिक्लेयर हुई थी, लेकिन 16 को ऑफिशियली डिक्लेयर हुई। हाँ हाँ, और ये लोग अगले 15 दिन तक फिर भी करते रहे और 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय डिक्लेयर हुआ, विक्ट्री डिक्लेयर हुई। लेकिन इसकी एक कहानी और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी ये है कि वायुसेना में बहुत गुस्सा था। गुस्सा ये कि आपने हमारा Mi-17 गिरा दिया, हमारे 4 वीर यहाँ मारे गए, अजय आहूजा को कोल्ड ब्लड में शूट किया, यातना दी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, जबकि वो पैराशूट से लैंड कर रहे थे, निहत्थे थे उस समय, और नचिकेता को टॉर्चर किया पाकिस्तान में, और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया। And he was paraded. तो हर तरफ से जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन पाकिस्तान ने किया। अगले महीने पाकिस्तान नेवी का एक एयरक्राफ्ट, मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट अटलांटिक, PNS अटलांटिक, उसने हमारी सीमा में इंट्रूड किया गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। भारतीय वायुसेना ने उसको ध्यान से देखा। एयर मार्शल कृष्ण स्वामी स्वैग के कमांडर थे उस समय, और एयर चीफ मार्शल टिपनिस। इट्स अ स्पर ऑफ अ मोमेंट डिसीजन। स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन वाज लॉन्च अ MiG-21 एंड शूट इट। MiG-21 लॉन्च किया, स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला उस विमान को उड़ा रहे थे। स्क्वाड लीडर बुंदेला ने अपनी मतलब मैंने उनको इंटरव्यू किया था, मैं नलिया गया था, आई टेल यू दैट स्टोरी आल्सो। स्क्वाड लीडर बुंदेला का विमान MiG-21, पाकिस्तान का अटलांटिक, हमारी सीमा के अंदर, ही गेट्स हिम इन हिज क्रॉसहेयर्स, मिसाइल, वो रेड बटन दबाया, वो R-73 रॉकेट गया और फटाक से गेट्स हिट्स, उसमें कुछ 18 या 20 पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स और अफसर और वो सब थे। इट द डेब्री फेल इन आवर टेरिटरी। इमीडिएटली दिल्ली से आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एयरफोर्स, हमारा प्लेन जा रहा है, तुमको आना है तो आ जाओ, केवल 10-20 पत्रकार लेके जा रहे हैं। वो 10-20 की संख्या बड़ी होती गई, मतलब विदेशी पत्रकारों को भी उन्होंने बिठा लिया अपने प्लेन में। हम लोग को नलिया लेकर गए, ब्रीफिंग दी, और फिर रन ऑफ कच्छ के ऊपर लेकर गए वो जगह दिखाने के लिए। जिस हेलीकॉप्टर, हम लोग हेलीकॉप्टर नंबर 1 में थे, हेलीकॉप्टर नंबर 1 को पाकिस्तान ने स्टिंगर मारा वहां से, सरहद के उस पार से 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर नंबर 1 को स्टिंगर मारा। उस हेलीकॉप्टर में जैसे हमको ये नहीं मालूम स्टिंगर मारा है, हमने बस ये देखा कि हम जिस हेलीकॉप्टर में बैठे वो जुक से ऐसे नीचे गिरा, फिर ऊपर आया और बस टर्न करके वो आके लैंड कर गया। जब लैंड किया हमको लगा ठीक है कोई मैनूवर हुआ होगा या हमको नहीं कुछ पता चला, एंड वी वर जस्ट चिट चैटिंग। वापस पहुंचे तो उन्होंने बोला बॉस यू हैव सर्वाइव्ड बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, उन्होंने स्टिंगर मारा और तुम लोग सभी मरने वाले थे। और मतलब एयर चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी को फिर लेटर ही बिकेम एयर चीफ, तो वो जब भी मिलते थे ना वो एक कहानी जरूर सुनाते थे कि यू गाइज हैव बीन सेव्ड बाय गॉड। एंड वो बदला वायुसेना ने। मैसेज पाकिस्तान को क्या था कि इफ यू डू एन अजय आहूजा टू अस, इफ यू किल पुंडीर एंड मोलन एंड आवर बॉयज, सूद समेत भारत बदला लेगा। ये एक मैसेज है जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये मैसेज था
उस अटलांटिक को गिराने का। तो ऐसी बहुत सारे किस्सों से जो कारगिल विजय दिवस का जो हम सिल्वर जुबली प्रोग्राम देख रहे हैं वो भरा हुआ है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हम डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो हम इस पेशकश में डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उन सबको इकट्ठा करने का हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। सर, आपने इस बातचीत के लिए अपना वक्त दिया, अपने काम के बीच में से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और प्रेजेंटेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ललन टॉक के साथ बने रहिए। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल से रजत और रूहानी के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।